दोस्तों नमस्कार, मैं अनुज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों परसेप्शन ये बनाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में परसेप्शन फैल भी गया है। ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि आएंगे तो मोदी को तो आना ही पड़ेगा, बाकी जनता जो है मूर्ख है और जनता वोट देगी वो मूर्ख है, लेकिन आएंगे तो मोदी। ये परसेप्शन कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कब कहानी शुरू हुई? गाना याद आ जाता है राजेश खन्ना के, क्या हुआ, मतलब होती हैं बहुत सारी चीजें। लेकिन दोस्तों बात तो करनी पड़ेगी कि ये परसेप्शन कहां से शुरू हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। इतनी नाकामयाबियों के बाद, बेरोजगारों को रोजगार ना देने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो ये देश के लिए शर्म की बात है। चीन अंदर घुसाए और कब्जा कर ले देश पर, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी अगली बार आ जाएं तो ये देश के लिए शर्म की बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव आचार संहिता का जो है उल्लंघन कर दें, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी आ जाएं तो ये देश की बेइज्जती है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतने बड़े खुलासे के बाद कि जिस पार्टी ने ब्लैकमेल करके लोगों से चंदा उगाया और असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने जिनको बोल दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उसके बाद भी अगर मोदी जी बेईमानी करने के बाद आते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य है कि हाथरस की बेटी मिट्टी के तेल में जलाई जाती है। देश का दुर्भाग्य है कि शाहीन बाग जैसे मुद्दे खड़े किए जाते हैं केवल इसलिए कि हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाई जाती है। अगर फिर भी मोदी आते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य तब भी है जब मोदी जी आए, जब झूठी खबरें डालने के लिए, झूठ बोलने के लिए। प्रधानमंत्री झूठ बोलने के लिए विख्यात हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर जिस तरह की वीडियो चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, वो लगता है कि वो शायद देश के खलनायक बन चुके हैं, खलनायक नंबर 1। लेकिन अगर इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य तो दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि यहां पर कास्ट एंड क्रीड के मामले पर जिस तरह की वो बोलते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे, ओबीसी का ही नाश कर देते हैं, और बोलते हैं किसानों को हम सुरक्षा देंगे, किसानों का ही नाश कर देते हैं। किसानों को एमएसपी ना देने के बाद भी, और किसानों को आंदोलन कुचलने के बाद भी, और सैकड़ों किसान मरने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। देश का दुर्भाग्य है। इतनी महंगाई बढ़ने के बाद अगर ये प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो देश का दुर्भाग्य है। और दुर्भाग्य है उस जनता का जो जनता मीडिया चैनलों को देख करके तय करती है किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। असली बात तो यह है दोस्तों, ये देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो माया जाल है वो फैला हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में कण कण में फैला हुआ है। ईडी आईडी के जरिए कार्रवाई करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से आएंगे तो ये देश का दुर्भाग्य है। 2024 में चुनाव ना आ पाएंगे, चुनाव ना हो पाएंगे, ये देश का दुर्भाग्य है। ये दावा निर्मला सीतारमण के पति करते हैं, उनके वीडियोस आपने देख लिए होंगे। लेकिन यहां बात इससे भी आगे बढ़कर है कि जब देश के महान महापुरुषों का इतिहास खराब किया जाए, नेहरू जी को गालियां दिया जाए, उसके बाद भी अगर नेहरू जी आते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य है। नेहरू को गाली देने के बाद नेहरू के ऊपर राजनीति की जाए और फिर भी मोदी जी आए तो ये देश का दुर्भाग्य है। और सुभाष चंद्र बोस को इस्तेमाल किया जाए और सुभाष चंद्र बोस के बारे में गलत बयानी कंगना राणावत के द्वारा किया जाए और उसके बाद ही मोदी आए तो ये देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य चल रहा है। लेकिन यकीन मानिए कि पेट्रोल की कीमतें, उस पर एक्साइज ड्यूटी और शराब की कीमतें ड्राई स्टेट नहीं है गुजरात के अलावा कहीं भी, बस सब चल रहा है, लोगों को खरीदा जा रहा है। और कांग्रेस की सरकारों को गिराने के बाद भी, कांग्रेस के नेताओं को खरीदने के बाद भी अगर मोदी जी आते हैं तो देश का दुर्भाग्य है। संविधान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाए, फिर भी मोदी जी आते हैं तो देश का दुर्भाग्य है। तो दुर्भाग्य देश का ही नहीं, सबका है। तमिलनाडु में एक पत्रकार ने सर्वे किया जिसमें उज्ज्वला के बारे में बात की गई। उज्ज्वला के सिलेंडर महंगे हो गए उसके बाद, और आवास, मोदी आवास मतलब प्रधानमंत्री आवास योजनाएं भी नहीं मिली। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है। देश के दुर्भाग्यों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, लेकिन अब बात करनी बाकी है कि आज की न्यूज़ें कौन सी हुई। एक प्रोग्राम और शुरू करने वाला हूं, किसका वीडियो सबसे सफल रहा। ये प्रोग्राम हम संडे को डाला करेंगे, अगले संडे से शुरू करेंगे कि कौन सा वीडियो इस महीने सबसे सुपरहिट रहा यूट्यूब का और किस मसले पर रहा। ये आंकड़े हम आपके बीच लेकर के, लेकिन दोस्तों बात करेंगे आज के संदर्भ में। और आज के संदर्भ में बात करना इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं। कांग्रेस का तो घोषणा पत्र वायरल होता ही होता है, लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी कुछ चीज़ें चलने लगती हैं। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव के कुछ बयान आते हैं। मुख्तार अंसारी जिनकी जेल में मौत हुई,
बड़ा एक सनसनीखेज बयान दे देते हैं अखिलेश यादव, जो यूपी की राजनीति में थोड़ी सी सनसनी पैदा कर जाता है, और इतनी बड़ी सनसनी पैदा कर जाता है कि शायद और भी राजनीतिक दलों को इसके बारे में बोलना चाहिए था। अकेले अखिलेश यादव ने इतनी हिम्मत जुटा करके मुख्तार अब्बास अंसारी के बारे में बोला, और क्या बोला वो वाकई में सुनने लायक है। उनके 2 वीडियो आए, ये सुनने लायक। मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा उनके नाना का योगदान क्या देश की आजादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में किन वजह से चीजें बदली, लेकिन समाज और परिवार, और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या हमने आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? वो लोग जिन्होंने यहाँ पर परिवार के साथ खड़े होकर के ये बताया कि वे परिवार के साथ हैं, क्या प्रशासन नहीं भेदभाव कर रहा था? क्या सरकार भेदभाव नहीं कर रही थी? आप हम जितने लोग हैं, क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? क्या आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है? और रशिया में क्या एक लीडर ऑपोजिशन को जहर देकर नहीं मारा गया? रशिया में नहीं मारा गया क्या? कितने लोगों की जान चली गई? रशिया में अभी लीडर ऑपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके, और जेल में नहीं जहर दे दिया गया? आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? एक अधिकारी और एक व्यापारी मिलकर के एक हत्या कराना चाहते थे अमेरिका में, वो व्यापारी क्या जेल में नहीं है? सोचो, आप क्या कल्पना करोगे? आप भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम विकसित भारत बनेंगे, क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं है? एक व्यापारी, उसने $1,00,000 देने की बात की और हत्या कराने की प्रयास किया, दूसरे देश में पकड़ा गया, जेल में है। भारत सरकार का अधिकारी शामिल था। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत सरकार पे आरोप नहीं लगाया? क्या रूस जैसा पड़ोसी देश में क्या एक लीडर ऑपोजिशन की नहीं जेल में हत्या हो गई? इन बातों को सब जानते हैं आप। जरा सुनिए, ये वीडियो आपने सुन लिए होंगे। अखिलेश यादव ने सीधा सीधा गरिवान पकड़ करके तमाचा योगी सरकार के मुंह पे मार दिया और सीधे सीधे इशारा कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी का। फिर भी मोदी की सरकार आए तो दुर्भाग्य है, योगी की सरकार आए तो दुर्भाग्य है। योगी सरकार में हिंदू लड़के दारू पी करके सड़कों पर बवाल मचाते फिरें, और फिर भी सरकार आए तो ये देश का दुर्भाग्य। दुर्भाग्य तो इसलिए है क्योंकि देश आजकल जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उनके खाते में डाल देती है खबरें रोजाना, बस उनको पढ़ करके तय कर लेते हैं लोग। कंगना राणावत जैसे लोग जिनको इतिहास नहीं पता कि सुभाष चंद्र कौन थे और वल्लभ भाई पटेल बैरिस्टर थे, इंग्लिश जानते थे। भाई अखिलेश यादव ने तो सारी बात खोल दी, लेकिन ईवीएम पर जनता कितनी जागरूक हो गई है, और ईवीएम पर जो है इतना संदेह क्यों है, और ईवीएम पर संदेह होने के बावजूद भी चुनाव आयोग के द्वारा ईवीएम से चुनाव कराना देश का दुर्भाग्य है। वीडियो देखिए। तो इस बार भी तो ईवीएम से ही होने जा रहा है चुनाव, तो आपको क्या लगता है? ईवीएम वही तो कह रहे हैं, बैलेट पेपर से करा के देखिए। ईवीएम तो हमारे सामने, हम लोगों को ड्यूटी लगती थी, एनसीसी कमांडो है, फैजाबाद दर्शन नगर से हमको उठा लिया गया 5 बजे, जब बक्सा सील होता है, बाहर से बक्सा आया, अंदर किया जाए, अंदर का बक्सा बाहर, हमको तुरंत यहाँ उठा के हजरतगंज थाने में लाया गया। हम कमांडो थे, मैं अपनी आवाज क्यों नहीं उठाऊंगी? ड्यूटी लगा, इसका मतलब जो आप कहोगे वही। ये वीडियो आपने देख लिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो आदेश दिया है कि वीवीपैट से गिनती होगी और वीवीपैट की गिनती के बाद फैसला होगा कि कौन कहां जाएगा और किस रास्ते जाएगा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारा जो कथित राष्ट्रीय चैनल हुआ करते थे, पहले सरकार के काबू में हुआ करते थे, आजकल वो स्वतंत्र है, उद्योगपतियों के हैं। उद्योगपतियों ने खरीदे हुए हैं, जो पैसा लेने के बदले खबरें चलाते हैं। वो ये भी नहीं बताते कि चीन कितना घुसा आया। सोनम वांगचुक के बारे में भी बात नहीं। कौन है सोनम वांगचुक? ये वही सोनम वांगचुक है जो 3 इडियट फिल्म बनी थी आमिर खान के द्वारा, जिनकी प्रेरणा लेकर वो 21 दिन लद्दाख में बैठे रहते हैं। अगर अन्ना बैठ जाता दिल्ली में तो उसकी चर्चा हो गए होते और उसके बारे में बात की जाने लगती कि भैया बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। लेकिन मोदी के खिलाफ एक भी जुबान ना निकालना
किसी भी मीडिया, ये देश का दुर्भाग्य, देश के दुर्भाग्य से जूझेंगे तो आपको अपना दुर्भाग्य नजर आएगा दोस्तों, और जनता को अपना दुर्भाग्य नजर आएगा। 80 करोड़ राशन किसको बांटा जा रहा है, किसको नहीं बांटा जा रहा है, यह आंकड़े सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में बांटा जा रहा है, नहीं बांटा जा रहा, इसकी कोई भी प्रूफ नहीं है। केवल कहानियां सुनाई जाती हैं उस तरह से, जिस तरह से हम सुबह सुबह मंदिर की आरती सुनते हैं, जिसमें हम हनुमान चालीसा, शिव जी की आरती, ओम जय जगदीश हरे सुनते हैं। सिर्फ उसी तरह से खबरें प्रधानमंत्री मोदी की हमारे इन बुद्धू बॉक्सों में आती हैं, गोदी मीडिया के द्वारा आती हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हिंदू युवाओं से पूछना चाहूँगा कि आपको नौकरी मिली या राम मंदिर मिला? आप राम मंदिर बनने से खुश हैं तो वोट प्रधानमंत्री मोदी जी को दीजिएगा, और बेरोजगारी से नाराज हैं तो विपक्ष को सपोर्ट कीजिएगा। लेकिन जिस तरह का घोषणा पत्र आया राहुल गांधी का, वो वाकई में कमाल था, उसके बारे में फिर बात करेंगे। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी के घोषणा पत्र पर भी जो है चर्चा नहीं होती। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।